सुनो, एक एक्सेल फाइल तुम्हें मेल करी है, क्लीन करना है 1 घंटे के अंदर। ओके मैम। कर लोगी ना? यस। कैसे करूँगी 1 घंटे के अंदर? हेलो। हेलो मैम, मेरे मैनेजर आए थे और वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर मुझे डेटा क्लीन करके देना है। कैसे पॉसिबल है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये, और 1 घंटे के अंदर कैसे होगा? क्या हुआ? टेंशन क्यों ले रही है? पावर क्वेरी एडिटर सुना है कभी? नहीं, मैंने नहीं सुना है ये। बस एक क्लिक का काम है, सब क्लीन हो जाएगा। देख, पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल का हिडन जेम है। ना फॉर्मूलाज ना हेडेक, बस ऑटोमेट और क्लीन करो डेटा इन मिनट्स। चल गूगल मीट पे ज्वाइन कर, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है मैम, मैं ज्वाइन करती हूँ लिंक। और आप सबको भी सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हुए डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेटा सेट, जो कि मैं आज के लिए यूज करने वाली हूँ। इसका लिंक गिटहब पे अपलोडेड है और आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सेल्स डेटा सेट यहाँ पे एक फाइल है, इसे आपको डाउनलोड करना है। वंस आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ इस तरह के फाइल्स मिलेंगे जिन्हें आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग बात करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के बारे में। सबसे पहले कि व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर गाइस। जब हम एक्सेल यूज करते हैं, हम कोई भी फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं या फंक्शंस लगा रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे 23, 45, 34, 33, 78, 34, 334 या कोई भी वैल्यूज ली। यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यूज ली हैं, ठीक है। इफ लेट्स से मुझे यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना पड़ेगा एंड विल गेट द आउटपुट ओवर हियर। डबल टैप करते हैं, बाकियों के भी आउटपुट आ जाएंगे। बट बिहाइंड दिस हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है बल्कि फॉर्मूला है। आप कहेंगे वैल्यूज चाहिए अगर आपको, तो आप इसको कंट्रोल सी करके और पेस्ट एज वैल्यूज कर ले, वो हमारे पास एक ऑप्शन है। बट ऐसे ही काफ़ी सारे लेंदी प्रोसीजर्स हैं जो कि एक्सेल फॉर्मूला से डेटा क्लीनिंग के अंदर या प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी टाइम ले लेते हैं। बट वही चीज़ पावर क्वेरी एडिटर हमारे लिए काफ़ी आसान कर देता है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि पावर क्वेरी एडिटर है क्या। देखो, कोई पावर क्वेरी एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई टूल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सेल 2016 है या अब ऑनवर्ड्स वर्जन है, जिनके पास नहीं है वो लोग क्रैक वर्जन्स भी ट्राई कर सकते हैं। बट जिनके पास 2016 वर्जन है या अबव वर्जन है, उनके पास पावर क्वेरी एडिटर डेफिनेटली होगा। अब पावर क्वेरी एडिटर क्या है इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे PQE लिख रही हूँ, विच स्टैंड्स फॉर पावर क्वेरी एडिटर। देखो, पावर क्वेरी एडिटर एक ETL टूल बोला जाता है। ETL माने कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्शन होता है यहाँ पर डेटा का, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड लोडिंग होती है बैक टू एक्सेल फाइल्स। अब ETL का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपके लिए एक डेटा पाइपलाइन बना देता है, जो कि आपके लिए कॉन्स्टेंटली ऑटोमेशन कर रहा है। ऑटोमेशन किस तरीके से कि आपका डेटा, जो भी आपका सोर्स है यहाँ पे, अब आपके सोर्स मल्टीपल हो सकते हैं। हो सकता है कि एक डेटाबेस से आपका डेटा आ रहा हो सकता है कोई CSV या फिर XLSX फाइल से आ रहा हो, ठीक है। तो या फिर कोई और भी आपके पास सोर्सेज हो सकते हैं, किसी वेबसाइट से आ रहा है तो वेब से आ रहा हो। तो वट एवर इज योर सोर्स के बाद जो डेटा है ये हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आता है। पावर क्वेरी एडिटर में हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सोर्स से हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आया, जहाँ पे हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया एंड लास्टली इसको लोड किया बैक टू एक्सेल। जब हम यहाँ पे इस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट साइकिल बना देता है। कांस्टेंट साइकिल किस तरीके से, साइकिल नहीं बोलूंगी बट कांस्टेंट एक पाइपलाइन बना देता है, जिसमें जब जब सोर्स पे नया डेटा आ रहा है उस पे भी वही ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो कि आपने पुराने डेटा के ऊपर करे हैं, और वो भी आपके एक्सेल में लोड होता जाएगा। तो मान लो जैसे कि हम किसी भी ऐसे डेटा सेट पे बात कर रहे हैं जो कि डेली अपडेट हो रहा है। डेटा बेसिस में क्या होता है, यूजुअली वेबसाइट से डेटा आता है, कोई भी नया ऑर्डर प्लेस हुआ, कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड हुआ, तो इट इज ऑल गेटिंग अपडेटेड, राइट। अब जो भी अपडेशन सोर्स पे हो रहे हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यानी कि डेली आपको मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डेली क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव डन इट यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर, उसके बाद अगर आप डायरेक्टली लोड करते हो एक्सेल के अंदर, तो एक पूरी पाइपलाइन बनाता है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेशन चलता रहता है।
जिससे जो भी नया डेटा आ रहा है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप एट द एंड एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हो तो उसके ऊपर भी ये सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे जैसे नया डेटा ऐड होगा वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से पावर क्वेरी एडिटर हमें हेल्प करता है। अब मेजर काम है इसका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यानी कि डेटा क्लीनिंग, या फिर और दूसरे शब्दों में बोले तो डेटा की प्री प्रोसेसिंग के लिए। कि जब डेटा एनालिसिस किया जाता है तो बिफोर एनालाइजिंग द डेटा नीड्स टू बी क्लीन्ड और प्री प्रोसेस, ताकि उससे अच्छे इंसाइट्स निकल पाए, वो अच्छे से एनालाइज हो पाए। इसी के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पावर क्वेरी एडिटर को यूज करते हुए, और पावर क्वेरी एडिटर हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं करना पड़ता। बहुत ज़्यादा अनक्लीन डेटा है तब जाके हम एम क्वेरी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मली जो भी हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डायरेक्ट बटन्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया एम क्वेरी। एम क्वेरी क्या है? एम क्वेरी इज द लैंग्वेज ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। ओके, एम लैंग्वेज बोलते हैं इसको। The M language is the language of Power Query Editor where M stands for mashup. M stands for mashup. ठीक है, तो ये लैंग्वेज है पावर क्वेरी एडिटर का। एक्सेल काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करता है। जैसे एक्सेल में आप एक्सेल फॉर्मूलाज तो लिखते ही हो, जब आप मैक्रोज क्रिएट करते हो, ऑटोमेशन करते हो, आप VBA का यूज़ करते हो। फिर जब हमारे पास पावर पिवट होता है वहाँ पर डाक्स यूटिलाइज होती हैं। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मैशअप लैंग्वेज यानी कि एम लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक्सेल में एट द सेम टाइम यूज़ की जा रही होती हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ट्रांजिशनिंग देयर करियर टू डेटा एनालिटिक्स, देन आप हमारे 20 वीक्स के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे अबाउट एक्सेल, SQL, पावर BI, Python, machine learning, artificial intelligence, and so much more. If you want to be a part of our upcoming cohort, then the link to it is given in our description. Check it out now. अभी बात करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में। उसके लिए मैं एक्सेल की एक एम्प्टी फाइल ले लेती हूँ, या इसी फाइल को ले लेते हैं। अच्छा, जब भी आप पावर क्वेरी एडिटर यूज़ कर रहे हो ना, जब भी आपको प्रोसेस क्रिएट करना है ये ऑटोमेशन वाला, कि आपका रेगुलरली डेटा आता रहे और वो अपडेट होता रहे, उस केस में जस्ट मेक श्योर कि आप ब्लैंक फाइल से स्टार्ट कर रहे हो। जो आपके एक्चुअली सोर्स डेटा है, इस सोर्स डेटा पे काम मत कीजिए, सोर्स से उठाइए। सोर्स डेटा पे काम नहीं करना है, सोर्स वैसा का वैसा रहने देना है। सोर्स डेटा को हमें किसी और जगह पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट विद द ब्लैंक वर्कबुक हियर। इन द ब्लैंक वर्कबुक हमारे पास डेटा टैब होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा देती हूँ कि पहले हमारे पास डेटा टैब होता है। डेटा टैब में गेट डेटा का ऑप्शन होता है। गेट डेटा के अंदर हमारे पास होता है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। इस पावर क्वेरी एडिटर लॉन्च पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अभी हमें पावर क्वेरी एडिटर तो खोल के देगा, बट इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इसलिए कुछ हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको एक ब्रीफ इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि होम पेज हमारे पास होता है। अब होम पेज पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि कोई कॉलम्स रखने हैं, हटाने हैं, सॉर्टिंग करनी है, आपको कोई कॉलम्स को स्प्लिट करना है, ग्रुप करना है, फर्स्ट रोज जो है वो हेडर की तरह यूज करनी है, या फिर वैल्यूज को रिप्लेस करना है, मर्ज एंड अपेंड यानी कि ज्वाइनिंग करनी है, स्टैकिंग करनी है डेटा की, जिसको हम समझेंगे आगे जाके इस वीडियो के अंदर। तो डोंट वरी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास कि कॉलम्स को आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे आपको डेटा टाइप देखना हो, रीनेम करना हो कॉलम को, उसकी वैल्यूज रिप्लेस करनी हो, मर्ज करना हो। टेक्स्ट के टूल्स है कि टेक्स्ट बेस्ड कॉलम है तो आपको स्प्लिट करना हो, फॉर्मेट करना हो, मर्ज करना हो, या न्यूमरिक बेस्ड टूल्स हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक। डेट एंड टाइम बेस्ड भी टूल्स हमारे पास है कि अगर आपका डेटा टाइप डेट एंड टाइम के बेसिस पे है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे मतलब होता है कि सिमिलर कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना, यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है आप उसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। उसी के बाजू में हमारे पास एक ऐड कॉलम है, उसी की जस्ट नेक्स्ट ऐड कॉलम हमारे पास है। ऐड कॉलम के अंदर हम लोग नया कॉलम ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर एग्जिस्टिंग डेटा। करंटली हम जिस डेटा पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट है, डेट में से मुझे मंथ्स निकालने हैं एक नए कॉलम में, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगी तो डेट कॉलम ही खुद मंथ कॉलम बन जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे ऐड कॉलम को यूज करेंगे तो उस केस में जो हमारा डेट कॉलम है उसके बेसिस पे एक नया कॉलम क्रिएट होगा विच विल बी आवर मंथ कॉलम। ठीक है, व्यू बहुत अच्छा सेक्शन है यहाँ पे। ये 2016 वालों को ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जिनका 2019 एंड ऑनवर्ड्स ऑप्शन है उसके अंदर व्यू में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आप कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम की प्रोफाइल, कॉलम की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डेटा सेट ताकि और क्लैरिटी मिल पाए। एक बार को हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया है, ठीक है। तो डेटा टैब में ही वापस जाना है और गेट डेटा में हमारे पास ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमारे पास CSV फाइल्स हैं,
हमारे पास एक्सेल फाइल में से आप चूज कर सकते हो, आपको डेटाबेस से डेटा लेके आना है, एज़्योर से लाना है, पावर प्लेटफॉर्म से लाना है, कोई अदर सोर्सेज जैसे कि वेब से, ओडीबीसी से, इन सब से अगर आपको डेटा लेके आना है आप इजीली लेके आ सकते हो। हमारे केस में हमारे पास CSV फाइल्स हैं जो कि बहुत सारी हैं, आई थिंक 7 फाइल्स आर देयर, है ना। तो 7 फाइल हैं, तो क्या 7 बार हम लोग यहाँ पे एक एक फाइल को चूज करेंगे? क्योंकि मैं एक बार में मल्टीपल तो नहीं चूज कर सकती। अगर मैं CSV यहाँ पे चूज कर रही हूँ तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन पे चलते हैं जहाँ पे हमारा डेटा सेट रखा हुआ है, मैं कोशिश करूँ यहाँ पे मल्टीपल चूज करने की, आई एम ट्राइंग कि मैं यहाँ पे मल्टीपल चूज करना चाह रही हूँ, बट मल्टीपल मैं चूज कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि वन टाइम पे वन ही फाइल चूज होंगी। तो अब उस केस में देयर इज वन प्रॉब्लम गाइस कि हम अगर बार बार चूज करेंगे एक एक फाइल को तो ये हमारे लिए तो रेपिटेटिव स्टेप हो गया। इस केस में बेस्ट ऑप्शन है टू नॉट चूज CSV फाइल बट टू चूज अ फोल्डर। फाइल ना चूज करो, फोल्डर चूज करो, ताकि उस फोल्डर में जब भी नया डेटा आता रहेगा वो आपके पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर साथ ही साथ आपके एक्सेल में भी अपडेट होता रहेगा। सो लेट्स चूज फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर को चूज करते हैं, फोल्डर कौन सा बताना है तो उसका डेस्टिनेशन दे देते हैं वापस से। तो दिस इज आवर फोल्डर जिसमें है सेल्स डेटा सेट। ठीक है, सेल्स डेटा सेट को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगी। अब जो हमारी फाइल्स यहाँ पे आएंगी ना, अभी तक तो क्या है फाइल डायरेक्टली आ सकती थी, बट क्योंकि मल्टीपल फाइल्स है ना तो मल्टीपल फाइल्स हमें यहाँ पे डायरेक्टली CSV बेसिस में नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे मिलेंगी वो बाइनरी फॉर्मेट में। अगर आपकी सिंगल फाइल डेटा सेट है तब तो आप डायरेक्टली CSV की तरफ जाओ या फिर एक्सेल की तरफ जाओ, आप सिंपली क्लीन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स वाला डेटा सेट इसलिए लिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को समझ पाए इस पूरे वीडियो में। तो हमने काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पे यूज़ करी है। अगर सिंगल फाइल है तो आप सिंगल फाइल डायरेक्टली चूज करके और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, नीचे की तरफ हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक है कंबाइन, दूसरा है लोड, तीसरा है ट्रांसफॉर्म। देखो इन फाइल्स को कंबाइन तो नहीं करना है क्योंकि सबके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ डेटा है, किसी में कस्टमर्स हैं, किसी में प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सबको एक में तो कंबाइन नहीं कर सकते। एक में कंबाइनिंग का मतलब हो गया स्टैकिंग करना, कि पहले कस्टमर्स का डेटा लिखा हुआ है, उसी के नीचे प्रोडक्ट्स का लिखा हुआ है, उसी के नीचे स्टोर्स का लिखा हुआ है, तो दैट इज नॉट द राइट चॉइस। फिर आता है लोड करना। लोड तो नहीं करना, पहले क्लीनिंग करनी है, उसके बाद हम लोग लोड करेंगे। थर्ड आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे हमने क्या बोला, ETL टूल है, तो एक्सट्रैक्शन तो हो गया सोर्स से, अब क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। वंस वी क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा तो हमारे पास डेटा होगा इन द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी कंटेंट, राइट। एक एक फाइल हमने निकालनी है। एक एक फाइल निकालने के लिए, अच्छा व्यू सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे अभी कॉलम क्वालिटी भी आ रही है, अभी मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ ताकि लेटर मैं आपको समझा पाऊँ। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक एक फाइल इस तरह से आ रही है, तो एक एक फाइल को बाहर खोलना है। बाहर निकालने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, ऐड एज ए न्यू क्वेरी पर टैप कर सकते हैं, डबल टैप करिए और आपकी कस्टमर फाइल निकल के आ जाएंगी। हम यहाँ पे इसे कस्टमर्स लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी सिमिलर स्टेप का यूज कर सकते हैं। ये ऐड किया, डबल टैप किया और हमारे पास ये है हमारी प्रोडक्ट्स टेबल। सिमिलरली नेक्स्ट पे जाइए। अच्छा, बाय मिस्टेक कोई ऐसा कर दे कि राइट क्लिक की जगह पे लेफ्ट क्लिक कर दे, जैसे कि अभी राइट क्लिक करना है ना, अगर कोई लेफ्ट क्लिक कर देता है इसके ऊपर तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा जो सोर्स था ना वही चला गया यहाँ से, सोर्स की जगह वो फाइल ओपन हो गई। बट नॉट अ प्रॉब्लम, कोई गलती से अगर ये पार्ट कर देता है तो हम राइट में जो हमारे पास अप्लाइड स्टेप्स है इनमें पीछे आ सकते हैं। पीछे आके हम लोग सोर्स पे आ सकते हैं कि भाई सोर्स पे दे दो हमें। अब यहाँ पे वापस से आप लोग राइट क्लिक कर सकते हैं, ऐड दिस एज ए न्यू क्वेरी, डबल टैप एंड हमारे पास होंगे रीजन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न्स, तो डबल टैप करते हैं, डबल टैप ऑन द रिटर्न्स एज वेल एंड ये हुए हमारे रिटर्न्स। सो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर ली है वन बाय वन। अब वापस से एक बार इंटरफेस को समझते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पे आ रही है। राइट में हमारे पास क्वेरी सेटिंग्स है, इस पार्ट को भी समझते हैं। यहाँ पे आप रीनेम तो कर ही सकते हो अपनी फाइल्स को, दूसरे अप्लाइड स्टेप्स भी चेक कर सकते हो कि जो जो नए स्टेप आप अप्लाई करने वाले हो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। देखो मैंने आपको बोला था कि पावर क्वेरी एडिटर ना याद रखेगा जो भी स्टेप्स आपने किए हैं और आने वाले नए डेटा पे भी वो अप्लाई करेगा। तो अप्लाइड स्टेप्स ही वो सेक्शन है जहाँ पे हमारे जो भी स्टेप्स हमने किए हैं उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। जैसे ब्राउजर में हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, वैसे ही अप्लाइड स्टेप्स में जो जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं उन सब की हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है।
ये हिस्ट्री ऑटोमेटिकली जो भी आपका नया डेटा आएगा उसके ऊपर भी अप्लाई कर देगा, सो दैट आपको ये स्टेप बार बार नहीं करने पड़ेंगे जब जब आपके पास सोर्स में नया डेटा आ रहा है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि गलती से अगर कोई क्वेरी सेटिंग्स को आप क्लोज कर दें, काफ़ी लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि गलती से ना इसको क्लोज कर दिया कि काम नहीं आ रहा, बट अब वापस कैसे लेके आऊँ क्योंकि देखना है। तो उस केस में व्यू सेक्शन के अंदर आपकी क्वेरी सेटिंग्स का बटन है, उसको आप इनेबल करेंगे तो क्वेरी सेटिंग्स इनेबल हो जाएगा। ठीक है, व्यू सेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। मोनोस्पेस, वाइट स्पेस। मोनोस्पेस कुछ इस तरीके का दिखता है जहाँ पे आपका डेटा कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देन शो वाइट स्पेस में वाइट स्पेसेस हमें दिखेंगे। कॉलम क्वालिटी अगर आपको यहाँ पे देखनी है, आप कॉलम की क्वालिटीज देख सकते हैं। कॉलम क्वालिटी में ये हमें बताता है कि 100% वैलिड एंट्री है या फिर एरर है या फिर एम्प्टी है अगर कहीं पे हमारी वैल्यूज, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल पे आऊँ, अब ट्रांजैक्शन टेबल में मुझे यहाँ पे सही वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, मैं एक बार को कॉलम प्रोफाइलिंग एंटायर डेटा सेट के बेसिस पे करती हूँ। जैसे ही मैं इसको पूरे एंटायर डेटा सेट के बेसिस पे करूंगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं। हमारे पास वैलिड एंट्रीज तो कुछ खास पता नहीं पड़ रही हैं, बट 61% ऑफ द डेटा के अंदर एरर निकल के आ रहा है। ये कब दिखा? जब हमने प्रोफाइलिंग एंटायर डेटा के ऊपर करी। इस प्रोफाइलिंग को भी समझ लेते हैं। देखो, पावर क्वेरी एडिटर जब आपके यहाँ पे जो भी स्टेप्स हमें दे रहा है कि ऑटोमेटिकली, हमने तो नहीं बोला था कि ट्रांजैक्शन डेट डेटा टाइप है, पर इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया ना। तो जब भी हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसे कि कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली 1 2 3 में आ गई, या फिर कहीं पे भी अगर हमारे पास कस्टमर कंट्री है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास टेक्स्ट में आ गया। पोस्टल कोड ऑटोमेटिकली न्यूमरिक आ रहा है। तो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोफाइलिंग हो रही है, वेदर इट इज बेस्ड ऑन डेटा टाइप और इट इज बेस्ड ऑन ये वैलिड वैल्यूज, एरर वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज, ये हमारे पास हो रहा है प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन दी 1000 रोज। ठीक है, आपकी 1000 रोज के बेसिस पे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चेंजेस भी 1000 रो के ऊपर ही लग रहे हैं, बट जो प्रोफाइलिंग यहाँ पे दिख पा रहे हैं वो 1000 रोज के ऊपर है। चेंजेस पूरे डेटा पे होंगे। आप जो भी चेंजेस यहाँ पे अप्लाई करोगे वो आपके एंटायर डेटा के ऊपर होगा। आप स्विच भी कर सकते हो ना ये सेटिंग कि आपको प्रोफाइलिंग पूरे डेटा के बेस पे देखनी है क्या, बट पूरे डेटा के बेसिस पे देखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका एक्सेल लैग करने लग जाएगा, क्योंकि बड़े डेटा की जब प्रोफाइलिंग कर रहा है तो एक एक कॉलम को, एक एक वैल्यू को चेक कर रहा है। अब उसमें काफी टाइम ये ले सकता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ना जो प्रोफाइलिंग होती है, जैसे यहाँ पे एंटायर डेटा सेट है, अभी आप देखिए लोड होने में कितना टाइम लगाया इसने। यूजुअली अगर मैं ट्रांजैक्शन 1998 में जा रही हूँ इतना लोडिंग नहीं हो रहा है, 1997 में जा रही हूँ 3 से 4 सेकंड का ये लोड ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि पूरे डेटा सेट के ऊपर हो रहा है और अभी तो छोटा डेटा है। रियल कंपनी के डेटा पे काम करोगे तो बड़ा डेटा होगा। अब उस केस में हम यहाँ पे प्रोफाइलिंग वापस 1000 पे सेट कर देते हैं। यानी कि प्रॉब्लम क्या हुई, जब पूरा डेटा सेट दिखा रहे हैं तब तो एरर आया, बट सिर्फ 1000 रोज दिखा रहे हैं तब ये एरर क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका एरर 1600, 1700 या तो 1000 रो के अंदर हो। तो अगर आपका एरर बहुत बाद में है तो उस केस में ये एरर नहीं दिखाएगा। तो उससे बचने के लिए एक बार को आप चाहो तो प्रोफाइलिंग एंटायर डेटा सेट पे सेट कर सकते हो, ताकि आप कॉलम की क्वालिटीज देख सको कि किस टाइप का कॉलम है मेरे पास। ठीक है, वंस आपने देख लिया, अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहते हो वो भी आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसको वापस से 1000 पे सेट कर दो। ठीक है, ताकि लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे और आपका एक्सेल उतनी स्पेस ना ले। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ हमारा कॉलम क्वालिटी। फिर आता है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करने में कि कहीं पे अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है या नहीं। जैसे कि कस्टमर्स में 1000 डिस्टिंक्ट 1000 यूनिक हमारे पास वैल्यू आ रही है। अकाउंट नंबर में भी 1000 डिस्टिंक्ट 1000 यूनिक वैल्यूज आ रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कोई डुप्लीकेट नहीं है। अब ऐसा कैसे मैं बोल पा रही हूँ? देखो, फर्स्ट नेम में देखो इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज नहीं आ रही, क्योंकि दो जनों का सेम नाम हो सकता है ना। सिमिलरली दो जनों का सेम लास्ट नेम भी हो सकता है, इसलिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। बट कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर में इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। तो अब ये डिस्टिंक्ट एंड यूनिक क्या है, कैसे इनसे पता चल रहा है कि डुप्लीकेट है या नहीं, उसको भी समझ लेते हैं। मान लो कि हमने यूट्यूब पे देखा कि कहाँ कहाँ से हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर आ रहे हैं। लोगों ने बोला कि कुछ लोग जयपुर से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, सबने अलग अलग एंट्री करी कि ठीक है कोई राजेश करके बंदा है जो कि जयपुर से है।
एंड कोई अंजलि करके लड़की है जो कि दिल्ली से है, कोई अजय करके पर्सन है जो कि दिल्ली से है, एंड कोई विजय करके पर्सन है जो कि कोटा से है, कोई राहुल है जो कि हैदराबाद से है ना, एंड लास्टली सुमन जो कि जयपुर से है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आई। इसके अंदर से अगर मैं डिस्टिंक्ट सिटीज एंड यूनिक सिटीज निकालूं, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अगर वैल्यू 2 बार भी रिपीट हो रही है तो भी वो एक ही बार काउंट होगा, जैसे कि दिल्ली है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जयपुर से हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं, नहीं, हम बोलेंगे कि जयपुर से है, दिल्ली से, हैदराबाद से है एंड कोटा से है, बट हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना, राइट, क्योंकि वो एक बार बोल दिया तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि यहाँ से कोई बंदा है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि डुप्लीकेट हटाने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट निकल के आएगा। तो डुप्लीकेट यहाँ पे मान लो दिल्ली का सेकंड डुप्लीकेट ये है, जयपुर का सेकंड डुप्लीकेट ये है, तो काउंट ऑफ वैल्यूज कितनी हुई, 1 2 3 एंड 4, तो 4 वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट में आ जाएंगी। यूनिक का मतलब जो कि अपने आप में यूनिक है, उसकी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है। तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है इस बंदे के अलावा जो कि कोटा से है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है इस बंदे के अलावा जो कि हैदराबाद से है, तो यूनिक वैल्यू कितनी हुई, 2 वैल्यूज हुई। तो अगर यहाँ पे 4 जो कि नॉट इक्वल टू हुआ 2 के, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डुप्लीकेट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, ओके, डुप्लीकेट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 होता, यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यू भी 4 होती और यूनिक वैल्यू भी 4 होती, तो उस केस में यहाँ पे नो डुप्लीकेट्स होते, ठीक है। तो अगर हम डेटा पे वापस आते हैं तो आप कहेंगे कि ठीक है, कस्टमर आईडी नो डुप्लीकेट्स, कस्टमर अकाउंट नंबर नो डुप्लीकेट्स, फर्स्ट नेम डुप्लीकेट है, होने भी चाहिए, 2 लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, लास्ट नेम लोगों के सेम हो सकते हैं। तो यूजुअली ये जो यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, टू चेक वेदर द वैल्यूज आर इक्वल, तो इट इज टेलिंग अस कि देयर आर नो डुप्लीकेट्स, है ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यूजुअली हमारे यूनिक आइडेंटिफायर्स यानी कि कस्टमर आईडी जैसे कॉलम, या फिर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट आईडी जैसा कॉलम, रिटर्न्स में रिटर्न आईडी जैसा कॉलम, इन पे यूज किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे डेटा की प्राइमरी की होती है, जिनको प्राइमरी की नहीं पता मैं उनको ये बोल देती हूँ कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे हर बंदे का एक यूनिक आईडी होती है ना, हम लोग हैं इंडिया में तो हमारी यूनिक आईडी हो गई हमारा आधार कार्ड, है ना। 2 जनों का सेम आधार कार्ड नंबर नहीं हो सकता, आधार कार्ड नंबर नीड्स टू बी यूनिक। तो वैसे ही यहाँ पे भी हर कस्टमर की यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि उसकी कस्टमर आईडी है, जो कि रिपीट नहीं होनी चाहिए और रिपीट हो भी नहीं रही है। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज है, इसका मतलब डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा चांसेस आपके पास आए जहां पे आपका डेटा रिपीट हो रहा है, तो राइट क्लिक करके आप रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन ये रहा और उससे आपके डुप्लीकेट डेटा यहाँ से हट जाएगा, वो भी पूरी एंटायर रो का। तो ये हुआ आपका कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत कुछ बताता है डेटा के बारे में। देन आता है आपकी कॉलम की प्रोफाइलिंग, काफ़ी हेल्पफुल बेसिक एनालिसिस करने के लिए। जैसे अगर मैं सिटी पे लगा दूँ, सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं हमारे वो रिचमंड से हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसे कंट्री पे लगा दें तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हमारे यूएसए के हैं। सिमिलरली मैरिटल स्टेटस पे लगा दें तो ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सिंगल हैं। जेंडर पे लगाएं तो ज़्यादातर कस्टमर्स फीमेल्स हैं। एंड सिमिलरली ऑक्यूपेशन पे लगाएं तो ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम की स्टार्ट्स भी पता चलती हैं, जैसे ही कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। मिनिमम और मैक्सिमम का कोई सेंस नहीं है, न्यूमरिक वैल्यू पे देखते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब इसमें 0 वैल्यूज हैं 112, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं 6, एवरेज लोगों के 2.5 बच्चे तो नहीं बोलेंगे, 2 ऑलमोस्ट बच्चे बोलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इवन कितनी वैल्यूज है, ऑड कितनी वैल्यूज है, ये यहाँ पे मेंशन है। और वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों के पास बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं इन टोटल, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कॉलम प्रोफाइलिंग से। ये हुआ व्यू सेक्शन। अब आते हैं क्लीनिंग के ऊपर। एक्चुअली ये अभी तक हम लोग ब्रीफली इंटरफेस डिस्कस कर रहे थे। ये इंटरफेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी जंप इनटू क्लीनिंग। रीजन बीइंग कि
अनटिल अनलेस हम ये इंटरफेस नहीं समझेंगे या स्मॉल पॉइंट्स को नहीं समझेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में, हम काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएंगे जो कि हम डेटा के साथ ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनिंग के लिए। अब क्लीनिंग में पहले डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्लीनिंग तो नहीं कर सकते, तो डेटा किस बारे में है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास डी मार्ट होते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, वैसे ही आप मार्ट समझ लीजिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेरी जूस, मैंगो ड्रिंक, क्रीम सोडा, कोला और ओट मील, ठीक है, इस तरह के हमारे पास ग्रोसरी आइटम्स है बेसिकली, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो कि डी मार्ट्स वगैरह पे मिलते हैं। उसमें ब्रांड्स लिखे हुए हैं उन प्रोडक्ट्स के, उनका रिटेल प्राइस, उनका कॉस्ट, उनका वेट, वेदर वो रिसाइकलेबल है या नहीं है, लो फैट है या नहीं है। उसी के बेसिस पे कस्टमर्स बने हुए हैं इन लोगों के, उनके कस्टमर्स के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनके एड्रेसेस, उनकी सिटीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ और भी डिटेल्स गिवन है कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन करी, उनके कितने बच्चे हैं, टोटल घर में कितने हैं, ये भी एक अलग चीज़ है कि टोटल कितने हैं, चार में से घर पे कितने रह रहे हैं, 2, ताकि वो लोग समझ पाए उनका बाइंग पैटर्न कि अगर वो लोग जैसे मैरिड है मतलब 2 जने हैं, 2 और बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से उनका जो स्टॉक है वो कब खत्म होगा एंड नेक्स्ट टाइम के लिए स्टॉक इन हो पाए, इसमें आपका सप्लाई चेन आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट ओपन डेट है कि कब इस बंदे ने अकाउंट ओपन किया था हमारे साथ, मेंबरशिप कार्ड है, किस टाइप का मेंबरशिप कार्ड इस बंदे के पास था, ऑक्यूपेशन है। प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किया ही सही, कौन कौन से रीजन्स हैं, सेल्स डिस्ट्रिक्ट और सेल्स रीजन्स यहाँ पे मेंशन है। रिटर्न्स जो लोगों ने किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि कब रिटर्न किया था, किस प्रोडक्ट को रिटर्न किया था, किस स्टोर पे रिटर्न किया था और कितनी क्वांटिटी रिटर्न करी थी। स्टोर्स की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, स्टोर्स एज इन की स्टोर आईडी, उसका रीजन, किस टाइप का स्टोर है, सुपरमार्केट है, गवर्नमेंट सुपरमार्केट है या फिर स्मॉल ग्रोसरी टाइप है, उनका नाम, अलग अलग डिटेल स्टोर से रिलेटेड। ट्रांजैक्शंस हैं एंड 1997 एंड 1998 दोनों सिमिलर टाइप का हमारा डेटा है। 1997 में भी ट्रांजैक्शन है, 1998 में भी ट्रांजैक्शन है। तो एक टेबल 1997 के ट्रांजैक्शंस की हुई, दूसरी टेबल आपके 1998 के ट्रांजैक्शंस की हुई। अब एक एक करके इनको क्लीन करते हैं ताकि हम इन टूल्स को भी समझ पाएं, है ना। सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है हमारे पास, 2 अलग अलग कॉलम्स की क्यों जरूरत है जब हम फुल नेम एक ही कॉलम बना सकते हैं, तो है ना। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बेसिस पे नया कॉलम तो नहीं बनाना, इन्हीं को ही ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए हम ऐड कॉलम पे नहीं ट्रांसफॉर्म पे ही रहेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन है टॉप में टेक्स्ट के अंदर मर्ज कॉलम्स का। मर्ज कॉलम्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूछेगा सेपरेटर क्या देना है। एक बार को मैं यहाँ पे नन सेपरेटर दे रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे वाइट स्पेसेस हैं क्या, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे फुल नेम कर देते हैं, उसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से बाकी कॉलम्स भी लिखे हुए हैं, तो फुल नेम यहाँ पे हो जाएगा। अब फुल नेम को अगर मैं एक बार ब्रीफली यहाँ पे चेक करूँ तो कहीं पे भी मुझे वाइट स्पेसेस तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी हमें वाइट स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जिन लोगों का आगे नेम 3 नेम्स है, जे फिलिप एलेक्जेंडर, आर मॉर्गन मेंडोजा, तो उसके इसमें तो ऑब्वियसली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के बीच में स्पेस रहेगा ही सही, बट अदरवाइज हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब हमने सेपरेटर में नन दिया तो ये मर्ज कॉलम्स में राइट में आप आ जाइए और राइट में सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे सेपरेटर में हम लोग स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे फुल नेम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में आपके पास स्पेस आ जाएंगी। अगर आपको डाउट है कि नहीं यार वाइट स्पेस हो सकता है, चाहे पता नहीं फर्स्ट नेम के बाद ना हो, लास्ट नेम के बाद हो, तो एक स्टेप पीछे जा सकते हैं आप, ठीक है, चेंज टाइप पे, जहाँ पे एक स्टेप पीछे है ना, जहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप जो था वो मर्ज कॉलम्स था, उससे एक स्टेप ऊपर हमने जाना है। यहाँ पे आप दोनों कॉलम्स को शिफ्ट दबा के चूज कीजिए एंड एक ऑप्शन है हमारे पास कि फॉर्मेट में जाके हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि वाइट स्पेसेस हटा सकते हैं। ट्रिम पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये वाइट स्पेसेस हटा देगा। अभी मर्ज कॉलम पे वापस आ जाते हैं और आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे वाइट स्पेसेस वैसे भी नहीं थे, बट अभी भी नहीं होंगे अगर वाइट स्पेसेस होने वाले होंगे तो भी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कस्टमर्स की सिटीज लिखी हैं, कस्टमर का स्टेट लिखा है, पोस्टल कोड लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, डेट ऑफ बर्थ आप देख पा रहे हो, हमारे पास बर्थ डेट जो है वो ABC फॉर्मेट में है, मतलब इसने खुद से डिटेक्ट नहीं किया कि डेट डेटा टाइप है, तो चलो हम कन्वर्ट कर देते हैं डेट में। अब मैं जैसे ही डेट में कन्वर्ट कर रही हूँ हमारे पास यहाँ पे एरर आ रही है। ये एरर्स क्यों आ रही हैं, कहाँ आ रही है, उसको भी समझते हैं। एक स्टेप पीछे चलते हैं, जैसे हम लोग एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हमारे पास डेट्स होंगी,
फर्स्ट रो में इसने एरर दिया था, है ना। अगर जैसे ही हमने डेट में कन्वर्ट किया था, फर्स्ट रो में क्या लिखी है हमारे पास डेट 26 मंथ 1961, है ना। तो जैसे ही हम इसको डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट रो में ही एरर आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डेट का फॉर्मेट देखिए आप लोग, डेट का फॉर्मेट है यहाँ पे MMDDYY। इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करते हैं? DDMMYY। हम लोग डे, मंथ एंड ईयर फॉलो करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये है यूएस स्टैंडर्ड, जहाँ पे पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली डेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें लोकेलिटी यूज करके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक इस पे आप कीजिए और आपको मिलेगा चेंज टाइप के अंदर यूजिंग लोकल का एक ऑप्शन। यूजिंग लोकल पे हम लोग जा सकते हैं एंड हम यहाँ पे जाएंगे डेट में, बट जो हमारी पार्सिंग होगी वो होगी यूएस, इंग्लिश यूएस के फॉर्मेट में। तो इंग्लिश यूएस हम चूज कर लेते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगी, हमारा फॉर्मेट वापस से DDMMYY ही आएगा, बट जो MMDDYY था उसकी जो पार्सिंग है वो अच्छे से हो पाई, उसको समझ में आया कि जो पिछला फॉर्मेट है वो MMDDYY है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ कन्वर्ट करी है। मैरिटल स्टेटस लोगों का मैरिड एंड सिंगल लिखा हुआ है। अच्छा, काफी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, बट आई नो कि मैरिड और सिंगल तो कोई भी इजीली समझ लेगा, बट स्टिल हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो हम मोस्ट सिंपलेस्ट बना सकें। जैसे मैरिटल स्टेटस में MNS लिखा हुआ है, तो हम इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें और जहाँ पे M लिखा है उसे मैरिड कर दें, ताकि कोई भी बंदा हो उसके लिए पढ़ना काफी आसान हो जाए। इसे भी मैं रिप्लेस कर देती हूँ कि जहाँ पे S लिखा हुआ है वहां पे सिंगल आ जाए। ठीक है, तो दो मैरिटल स्टेटस थे बेसिकली हमारे पास, या तो सिंगल था या मैरिड था, दोनों हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली आप जेंडर के साथ भी कर सकते हो, मेल्स एंड फीमेल्स। टोटल चिल्ड्रन इज फाइन, एजुकेशन इज फाइन। ठीक है, अकाउंट ओपन डेट, फिर से वही प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे जहाँ पे भी 21 बीच में लिखा है, 21 मंथ इंडिया में होता ही नहीं है, यहाँ पे 21 डेट की जगह ये मंथ समझ रहा है और फिर एरर देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यही चल सकते हैं, यूजिंग लोकल पे क्लिक कर सकते हैं एंड डेट पे आ सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे मेथड्स अलग अलग बता रही हूँ कि पिछली बार मैंने राइट क्लिक करके यूजिंग लोकल निकाला था, अभी मैंने यहीं से निकाल दिया। तो आप मल्टीपल मेथड्स में आपको जो भी मेथड याद रहे आप वो यूज कर सकते हो। ओके, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में चलते हैं एंड ओके करते ही वापस से पार्सिंग हो जाएगी। जिन लोगों के रीजनल सेटिंग्स लैपटॉप के ऑलरेडी यूएस फॉर्मेट्स में, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जिनके इंडियन फॉर्मेट्स में है, जैसे मेरे केस में अभी DDMMYY लिखा है, तो मेरे केस में ये प्रॉब्लम आएगी। मेंबरशिप कार्ड है, ऑक्यूपेशन है, वेदर अ पर्सन इज होम ओनर, येस और नो, चाहो तो इसको भी येस और नो करा सकते हो, और इस बंदे को अपने नेक्स्ट कार्ड पे अपग्रेड करना है, येस और नो, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई कस्टमर्स के बारे में। अभी चलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स में है हमारे पास प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट का ब्रांड, उसका नेम, प्रोडक्ट का SKU, उसका कोड, ठीक है, उसका रिटेल प्राइस, उसका कॉस्ट, उसका वेट, वेदर वो प्रोडक्ट रिसाइकलेबल है या नहीं, या लो फैट है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है काफ़ी सारी नल वैल्यूज, जिसको अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ तो या तो हमारे पास 1 आ रहा है या नल आ रहा है। आना क्या चाहिए था, या तो येस और नो आना चाहिए था, या 1 and 0 आना चाहिए था, जहाँ पे 1 इज इंडिकेटिंग कि रिसाइकलेबल है, 0 इज इंडिकेटिंग रिसाइकलेबल नहीं है। सिमिलरली लो फैट के अंदर 1 इज इंडिकेटिंग लो फैट है और नल इज इंडिकेटिंग कि लो फैट नहीं है। तो नल के कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हम नल को डिलीट नहीं कर सकते या उसको फिल नहीं कर सकते, पहले कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि जहां जहां पे 1 है वहां तो 1 है, पर 0 है ही नहीं। इसका मतलब क्या ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट नॉन रिसाइकलेबल ही नहीं है? ऐसा नहीं है, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन रिसाइकलेबल होंगे। ठीक है, तो नल की जगह पे हम लोग यहाँ पे 0 फिल करा देंगे, जिसके लिए हम वापस से चलते हैं रिप्लेस वैल्यू में। अभी तक ना हम लोग ट्रांसफॉर्म के अंदर ही हैं, देखो कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एग्जिस्टिंग कॉलम्स में ही कर रहे हैं। ठीक है, कि नल की जगह मैं यहाँ पे 0 फिल करवा दे रही हूँ, तो एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस आ जाएंगे। एंड लो फैट में भी आप ये सेम चीज कर सकते हो कि नल की जगह पे आप 0s फिल करवा सकते हैं। ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है येस एंड नो। थोड़ा और सिंपलर, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी बंदा है जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसको 0-1 ना समझ में आए शायद, तो उस केस में मेक श्योर कीजिए आप इसको येस एंड नो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। येस एंड नो के लिए वही करना है, सिंपली आपको रिप्लेस करनी है 0 को नो से एंड 1 को येस से। ठीक है,
एक चीज हम कस्टमर्स टेबल में भूल गए, जो कि हम एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते थे। वो था हमारे पास यहाँ पे बर्थ डेट। लोगों की बर्थ डेट अगर गिवन है तो हम उनकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले किस एज के लोग क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं। हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी इंसाइटफुल हो सकता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है किस एज रेंज के अंदर, और किस टाइप के कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। तो बर्थ डेट से अगर एज हमें यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि एज कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें नया कॉलम क्रिएट करना है ना बर्थ डेट से। तो हम लोग चलेंगे ऐड कॉलम के ऊपर। ऐड कॉलम में हमारे पास ये डेट है, तो डेट का ही फंक्शन है एज। एज को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और एज आ रही है डेज के अंदर। जो ड्यूरेशन आ रहा है हमारा, देखेंगे आप, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, तो आवर्स मिनट सेकंड्स का तो कोई सेंस नहीं है, एज हमारा होना चाहिए ड्यूरेशन यानी कि ईयर्स के अंदर। तो अब यहाँ पे ऐड कॉलम पे नहीं रहेंगे क्योंकि नया कॉलम नहीं बनाना, बट एज को ही ठीक करना है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का भी हमारे पास ऑप्शन है। ड्यूरेशन में हमें इसमें को डेज में नहीं चाहिए, आवर्स मिनट्स में भी नहीं चाहिए, टोटल ईयर्स में चाहिए कि टोटल कितने साल निकले। अब टोटल साल निकले हैं यहाँ पे किसी के 63, किसी के 109, कोई किसी के 112 ईयर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एज नहीं हो गई है लोगों की, मतलब 44 से लोग स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं 115, और इवन लोड मोर का ऑप्शन है, तो काफ़ी नीचे तक 115 तक हमारी वैल्यूज़, और उसके नीचे भी और वैल्यूज़ है, वहाँ तक हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जो डेटा सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लास्ट रिकॉर्ड किया गया था 1997 एंड 1998 में। आज 2025 चल रहा है, यानी कि 27 साल बीत चुके हैं, है ना? तो उस केस में हम यहाँ पे एज में चलते हैं, एंड मैं यहीं से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ कि स्टैंडर्ड में चलते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सब में से 27 साल। ठीक है, ऑब्वियसली वुडंट मेक सेंस इन केस ऑफ किसी का बर्थडे निकल गया आ गया, बट मैं रफली यहाँ पे 27 नंबर हटा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग एज हो गई आपकी 17 और एंडिंग एज हो गई हमारे पास 88, मेकिंग सेंस नाउ। ठीक है, ऑल्सो एज डेसिमल्स में कोई नहीं लिखता, सब अपनी एज जो है, अगर कोई 36 ईयर्स का है और 5-6 मंथ भी ओल्डर है, वो 36 ईयर्स ही बताता है। तो हमारे पास राउंडिंग ऑप्शन भी है जहाँ पे आप राउंड अप कर सकते हो, ये 36 का है तो 36.6 का है तो 37 बता दो, या फिर राउंड डाउन भी कर सकते हो कि 36.3 का है या 36.9 का भी है तो भी 36 बता दिया, या फिर नॉर्मली राउंड ऑफ कर सकते हो अप टू क्लोजेस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो मैं यहाँ पे राउंड डाउन करूँगी क्योंकि यूजुअली लोग अपनी एज, अगर कोई 27, 28, 29 का भी है और जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स ओल्ड है, वो अपना वही एज बताता है। तो राउंड डाउन कर देते हैं यहाँ पे। राउंड डाउन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर एजेस आ गई हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद नेक्स्ट था रीजन्स। रीजन्स में एज सच कुछ क्लीनिंग के लिए दिख नहीं रहा, आप ये भी चेक कीजिए कि डेटा टाइप प्रॉपर है या नहीं। रिटर्न्स में हमारे पास रिटर्न डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, स्टोर आईडी है, क्वांटिटी है। जहाँ जहाँ रिटर्न डेट है याद रखिएगा कि हमें जो उसका टाइप चेंज करना है वो यूएस फॉर्मेट में करना है, क्योंकि जो एंटायर डेटा है वो यूएसए का है ना? तो हम इसे डेट में तो कन्वर्ट करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ इंग्लिश इंडिया वी विल बी चूजिंग इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इसे भी ओके करते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट, स्टोर एंड क्वांटिटी। फाइन, प्रॉपर डेटा टाइप्स है। स्टोर स्टेबल है जो कि स्टोर आईडी, किस रीजन में ये पर्टिकुलर स्टोर है, किस टाइप का स्टोर है, कौन सा स्टोर का नाम है, स्टोर का स्ट्रीट कौन सा है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। ट्रांजैक्शंस मेंशनड है, जिसमें ट्रांजैक्शन में हमारे पास फिर से डेट और स्टॉक डेट गिवन है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, और हमने ये भी देखा था कि ट्रांजैक्शन डेट में हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि जैसे ही हमने कॉलम प्रोफाइलिंग एंटायर डेटा सेट पे चूज करी थी तो हमारा डेटा सेट में एरर आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको बताऊंगी। अब स्क्रोलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी देखिए, 1000 रो तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 रो तक हमारे पास 106/1997 आ रहा है, जो कि एक्चुअली 6 तारीख जनवरी की है 1997 की। हमारे लिए क्या है 106, यानी कि 1 जून आ रहा है, बट एक्चुअली है क्या यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 तारीख, एक्चुअली भी 6 तारीख ही है कि 6 तारीख को ये ऑर्डर आया था, है ना? अब मैं और स्क्रॉल कर लेती हूँ थोड़ा सा नीचे।
तो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन ट्रांजिशनिंग देयर करियर टू डेटा एनालिटिक्स, देन आप हमारे 20 वीक्स के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे अबाउट एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, machine learning, artificial intelligence, and so much more. If you want to be a part of our upcoming cohort, then the link to it is given in our description. Check it out now. Even 2000 रोड तक भी हमारे पास कोई एरर नहीं है, एंड हाँ, यहाँ पे हमारे पास एरर्स निकल के आ गई हैं, जो कि 12 के बाद अब जब 13th डेट आती, 12 के बाद जब अब 13th डेट आती तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि 13 मंथ्स तो होता ही नहीं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो यहीं से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। बट अब मैं इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकती कि जो डेट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, जो ऑलरेडी एरर है, एरर को तो ठीक नहीं कर सकती ना, एरर से पहले वाली वैल्यू को ठीक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इसने ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर क्या करता है ना, चेंज कर देता है डेटा टाइप। हम इसका चेंज टाइप हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ट्रांजैक्शन डेट अभी एबीसी में है, स्टॉक डेट भी एबीसी में है। ये वाला स्टेप आप लोग भी मेक श्योर कीजिएगा कि हो आपके पास। इसमें हम लोग चेंज टाइप करेंगे यूजिंग लोकल, एंड फिर से हम लोग डेट चूज कर लेंगे। ओके करते ही हमारे फॉर्मेट्स भी सही हो जाएंगे और एंटायर डेटा सेट के बेसिस पे प्रोफाइलिंग अगर देखें तो प्रोफाइलिंग भी सही है। अभी वापस से मैं इसको 1000 कर देती हूँ, एंड कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, क्वांटिटी, ये सारे हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं, तो इनका चेंज टाइप कर देते हैं इनटू होल नंबर, है ना। सिमिलर चीज हमारे पास ट्रांजैक्शंस के अंदर भी है कि इन दोनों को पहले तो चेंज टाइप हटा देते हैं, इन दोनों को ही चूज कर लेती हूँ मैं, चेंज टाइप यूजिंग लोकल, एंड यहाँ पे होगा हमारे पास डेट, लास्टली होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ तक हमने किया क्लीन, ओके। अब वंस हमने ये क्लीन कर लिया है, इन चारों को भी हम लोग न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए वी विल बी यूजिंग चेंज टाइप यूजिंग लोकल, नहीं यूजिंग लोकल की नीड नहीं है ना इसके लिए, सॉरी। एंड द होल नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास चेंज हो चुके हैं। अभी तक आपको फ्लो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जब जब जो जो डेटा टाइप है उसके बेसिस पे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। कभी जैसे फुल नेम को ज्वाइन करने के लिए हमने इन दोनों को मर्ज किया था, वैसे ही फुल नेम को अगर तोड़ना है, चाहे डिलीमीटर के बेसिस पे तोड़ना हो, चाहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, वो ऑप्शंस भी हमारे पास है। इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, लोअर केस, अपर केस, ऑल कैपिटलाइज करना है, हर वर्ड की फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है, ट्रिम करना है, क्लीन करना है, फॉर्मेट के अंदर ऑप्शंस हैं। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, आपकी लेंथ निकालेगा, चाहे फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज हो, बिफोर डिलीमीटर, आफ्टर डिलीमीटर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना हो, वो आपको ये निकाल के दे सकता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास पार्सिंग भी है कि हमें एक्सएमएल या जेसॉन के अंदर पार्सिंग करनी हो। न्यूमेरिक डेटा चूज करोगे, जैसे कस्टमर पोस्टल कोड, अब ऑब्वियसली न्यूमेरिक तो नहीं है, बट स्टिल अगर मैं उसको यहाँ पे डेटा टाइप में न्यूमेरिक बोलूँ तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड लगा सकते हो, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यूज एंड डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ वैल्यूज। साइंटिफिक मेथड्स है, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हैं, राउंडिंग मेथड्स हैं, तो अलग अलग मेथड्स यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली डेट से रिलेटेड मेथड्स हैं, चाहे आपको नया ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, क्वार्टर, वीक, डे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम से रिलेटेड, ड्यूरेशन से रिलेटेड भी हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आपका डेटा सेट चेंज होगा ना, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होगी और हमारे क्लीनिंग मेथड्स भी चेंज होंगे। कुछ जगहों पे हो सकता है कि हमें क्लीनिंग करने के लिए नल वैल्यूज को फिल करना पड़े, जैसे कि अभी तो हमने फिल किया प्रोडक्ट्स को, बट कांस्टेंट वैल्यू से फिल किया। कई जगहों पे हो सकता है कि एवरेज से फिल करना पड़े, कई जगहों पे हो सकता है हम कंप्लीटली इग्नोर ही कर दें नल वैल्यूज को, तो काफी सारी चीजें होती हैं, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि हमारे पास है मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज, ठीक है। मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज क्या होते हैं, देखो, अगर हम यहाँ पे होम पे जाते हैं, हमारे पास एक मर्ज क्वेरीज ऑप्शन है, एक अपेंड क्वेरीज है, ठीक है। बाकी और तो काफी सिंपल से है, जैसे कि कोई रोज रखनी है, हटानी है जो कि काम की नहीं है, जैसे स्टोर्स में मान लो आपके को स्टोर का एड्रेस कोई काम का नहीं है, मुझे हटा देना है, तो मैं यहाँ से रिमूव कॉलम कर सकती हूँ और इस कॉलम को हटा सकती हूँ, ठीक है, तो ये रिमूव कॉलम में हो जाएगा। तो ये जो हमारे ऊपर है कि रोज क्या, कुछ रोज रखनी है आपको, रोज टॉप की रोज हटानी है या रोज रखनी है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है।
बट अब आते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर। दो टेबल हैं जो कि सेम ही चीजें बता रही हैं, ट्रांजेक्शन डेट, स्टॉक डेट, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, क्वांटिटी। अगेन ट्रांजेक्शन 1998 के अंदर ट्रांजेक्शन डेट, स्टॉक डेट, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी एंड क्वांटिटी, दोनों में हमारे पास सिमिलर डेटा है। तो क्या हमें दो अलग अलग टेबल्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। हम चाहें तो एक ही के अंदर एनालिसिस कर लें, क्योंकि इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें प्राइस लाके सेल्स निकालेंगे ना। तो अलग अलग टेबल में अलग अलग प्राइसेस क्यों निकालें और अलग अलग की सेल्स निकाल के उनको ऐड करने से अच्छा है ये पूरा डेटा ही एक ही टेबल में होता, यानी कि ट्रांजैक्शंस नाम की टेबल होती है जिसमें 1997 एंड 1998 दोनों का डेटा होता। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टैकिंग करनी है, हमें करनी है स्टैकिंग। ओके, स्टैकिंग कब की जाती है? स्टैकिंग की जाती है जब आपके पास सिमिलर फाइल्स हों। जैसे ये भी पूरी आपकी ट्रांजैक्शंस है, ये भी आपकी पूरी ट्रांजैक्शंस है। फर्क इतना है, ये 1997 की डेट वाले हैं, ये 1998 की डेट वाले हैं, बट जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स गिवन है वो सेम कॉलम्स हमारे पास नीचे भी गिवन है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर की बात करूं कि इसमें 1000 रोज है, तो मैं इसमें ट्रांजैक्शन की और 1000 रोज जोड़ सकती हूँ, जिससे कि मेरे पास एक ट्रांजैक्शन की टेबल बन जाए, जिससे कि मेरा एनालिसिस काफी आसान हो जाए। अब अगर मुझे ये चाहिए कि दो टेबल हैं, उन दोनों को जोड़ के मुझे इनकी स्टैकिंग करनी है, इन दैट केस व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज, हम ट्रांजैक्शंस के 1997 पे जाएंगे। होम पे हमारे पास है अपेंड, मर्ज अलग है। अपेंड में देखो सिंबल भी वैसा बना हुआ है कि ऊपर की एक लेयर है, नीचे की लेयर है और बीच में कुछ यहाँ पर सिंबल्स बने हुए हैं। अपेंड को यूज करेंगे, अपेंड में आपको दो टेबल, तीन टेबल, जितनी भी टेबल जोड़नी हो आप जोड़ सकते हो। तो करंट अपनी 1997 है, जोड़ना इसमें 1998 को है। जैसे हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, हमारे पास 1997 में 1998 की डेट्स भी आ जाएंगी। कैसे पता चले, एक बार लोड करते हैं। लोड करने पे अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो 1997 की डेट, और अब आप देखेंगे 1998 की भी डेट्स आ रही हैं। इसका मतलब 1998 के भी ट्रांजैक्शन आ चुके हैं। ठीक है, 1997 भी है और 1998 भी है। अब हम इस चाहे तो इसे सिर्फ ट्रांजैक्शंस पे छोड़ देते हैं, इसको 1997, 1998 कुछ दोनों नहीं बोल के। बट उससे ऐसा नहीं है कि हम इसको डिलीट कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ये कहेगा कि द क्वेरी ट्रांजैक्शंस 1998 कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बीइंग यूज्ड एज अ रेफरेंस इन अनदर टेबल। तो इस वजह से हम इसको क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि कल को 1998 में अगर और डेटा ऐड होगा तो आपके ट्रांजैक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, पर यहाँ पे ऐड होने के लिए टेबल तो होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ट्रांजैक्शंस को भी रखेंगे, 1998 को भी रखेंगे, बट 1998 के बेसिस पे कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस हमारे पास हुए। अब और एक और चीज समझते हैं कि ट्रांजैक्शंस के अंदर क्वांटिटी तो गिवन है, पर प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं है। क्वांटिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास सेल्स निकल के आए? प्राइस चाहिए होगा ना हमें। तो प्राइस कहाँ लिखा हुआ है? प्रोडक्ट्स टेबल में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट्स में हमारे पास रिटेल प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हम लोग हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं और रिटेल प्राइस की हेल्प से हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं, है ना। और प्राइस हमें रिटर्न्स में भी चाहिए होगा, ताकि हम लोग ये निकाल सके कि रिटर्न की वजह से कितना रेवेन्यू लॉस्ट हुआ। तो अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन में मुझे प्राइस लाना है। ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे मर्ज क्वेरीज का। मर्ज क्वेरीज क्या होती है? मर्ज क्वेरीज बेसिकली एसक्यूएल में अगर आपने जॉइंट्स पढ़े हैं तो जॉइंट्स का काम करती है, यानी कि दो टेबल को जोड़ती है। अभी हमने जब अपेंड की बात करी थी तो अपेंड में हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक टेबल ये है और उसी के नीचे एक टेबल है, उन दोनों को जोड़ना है, उनकी हमें वर्टिकल स्टैकिंग करनी है, वर्टिकल स्टैकिंग। अभी हमारे पास दो टेबल्स हैं, उनको हमें हॉरिजॉन्टली जोड़ना है, यानी कि हमें यहाँ पे उनकी स्टैकिंग तो करनी है, स्टैकिंग एज इन जोड़ना तो है, बट हॉरिजॉन्टली जोड़ना है। यानी कि जब हमें नंबर ऑफ रोज बढ़ानी हो तो हम अपेंड का यूज करें, और जब नए कॉलम्स बढ़ाने हो तो उसके लिए मर्ज का यूज करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं बोलना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाने हैं तो मर्ज पे जाओ, नंबर ऑफ रोज बढ़ानी है तो अपेंड पे आप जाइए। ठीक है, अभी वापस से आते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर। हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट गिवन है, स्टॉक डेट गिवन है, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी एंड क्वांटिटी। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? प्रोडक्ट्स टेबल चाहिए। प्रोडक्ट्स की मतलब प्रोडक्ट्स में से क्या लाना है? ऑब्वियसली द रिटेल प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। दोनों टेबल में से कोई चीज लाने के लिए कुछ कॉमन होना जरूरी है। यहाँ पे कॉमन क्या होगा हमारा? दोनों में कॉमन क्या है? इट इज सेइंग सिलेक्ट द टेबल एंड मैचिंग कॉलम। दोनों के अंदर मैचिंग कॉलम कौन सा है? प्रोडक्ट आईडी, इधर भी प्रोडक्ट आईडी, इधर भी प्रोडक्ट आईडी।
क्या बोला इसने कि पूरी पूरी रो मैच कर रहा है, 2,69,720 एंड 2,69,720 आउट ऑफ द सेम नंबर ऑफ रोज, है ना। तो कॉमन कॉलम्स होने जरूरी हैं। जैसे कि आप इसी वे में समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है और एक हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है ना। अमेजोन पे जब जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे या कहीं पे भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका ऑर्डर नंबर आता है, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, ऑर्डर नंबर 4, ऐसे अलग अलग ऑर्डर नंबर्स आते हैं। अब ये केस कस्टमर के हैं, तो क्या वो पूरा डेटा रिकॉर्ड करते होंगे ऑर्डर्स टेबल के अंदर कि कस्टमर का नाम क्या है, किस सिटी का है, डिलीवरी एड्रेस क्या है, कौन से मेथड से पेमेंट करी है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कितने का प्रोडक्ट खरीदा है, किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है। ये सारा डेटा एक टेबल में नहीं होता। रेफरेंसिंग यूज की जाती है जहां पे वो लोग क्या यूज करेंगे, कस्टमर आईडी जो कि कहाँ लिखी होगी, कस्टमर टेबल के अंदर। तो यही कस्टमर आईडी यहाँ पे लिखी हुई होगी कस्टमर टेबल में, जो कि हर कस्टमर की यूनिक आईडी होगी। जैसे मान लो मेरी आईडी है कस्टमर 3, किसी और की आईडी होगी कस्टमर 2, किसी और की आईडी होगी कस्टमर 4, जो भी है उनके नाम लिखे हुए होंगे और उनकी बाकी डिटेल्स, क्योंकि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कस्टमर में। अब ऑर्डर्स में जब जब भी कस्टमर आएगा तो उसकी कस्टमर आईडी, कभी कस्टमर 3, कस्टमर 2, कस्टमर 1, जिसने भी ऑर्डर प्लेस किया है उन सबकी आईडीज आती रहेंगी ताकि उनको पता चल जाए कि किसका ऑर्डर है। बाद में जब उनको देखना होगा कि मान लो आयुषी ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो वो क्या करेंगे, इधर से तो मेरा नाम उठाएंगे और इधर से काउंट करेंगे कि इसने एक ही ऑर्डर प्लेस किया है। कस्टमर 2 ने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, कस्टमर ऑर्डर ने एक ऑर्डर ये और एक ऑर्डर ये, 2 ऑर्डर प्लेस करे हैं। कस्टमर 4 ने भी एक ही ऑर्डर प्लेस किया है ना। तो इस तरह से हम लोग लेटर निकाल पाएंगे। बट दोनों में से कोई भी वैल्यू निकालने के लिए कॉमन कॉलम होना तो जरूरी है, यहाँ पे कॉमन कॉलम होना जरूरी है। यही चीज हम लोग मर्ज में भी बता रहे हैं कि दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है, तभी उसी के बेसिस पे हम लोग प्राइस लेके आ पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे अगर मैं कस्टमर 3 है जिसकी सिटी अलग अलग लिखी हुई है, दिल्ली है, ओके, जयपुर है एंड कोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि कस्टमर 3 जहां पर है उसके आगे कोटा लिखा हुआ हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो सेम वैल्यू किसके बेसिस पे आएगी, सेम कस्टमर आईडीज के बेसिस पे आएगी ना। तो सिमिलर वैल्यूज अगर हमें प्राइस के लेके आनी है तो हमें प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे देनी होगी। अच्छा, ये लोग ज्वाइन का भी पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप का आप ज्वाइन लगाना चाहते हो। देखो, लेफ्ट का मतलब ये हुआ, इसका भी मैं वेन डायग्राम बना देती हूँ क्विकली सो दैट हमें समझने में और आसान हो जाए। लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि आपके अगर 2 टेबल है जिसके बीच में आप मर्जिंग कर रहे हो, तो लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा डेटा और राइट वाली टेबल से जो भी मैचिंग डेटा है वो आ जाए। राइट का मतलब हुआ कि अगर आपके पास 2 टेबल है, राइट वाले टेबल का पूरा डेटा और लेफ्ट से भी जो मैचिंग डेटा है वो भी आ जाए। एक होता है इनर ज्वाइन, जिसका मतलब दोनों में से कॉमन डेटा आ जाए। एक होता है आउटर ज्वाइन, जिसमें का मतलब होता है दोनों में से पूरा पूरा डेटा आ जाए। तो ये हुआ आपका इनर, ये हुआ आपका आउटर। सिमिलरली एक हमारे पास होता है लेफ्ट एंटायर, ठीक है, जिसमें लेफ्ट टेबल का वो डेटा जो कि राइट में नहीं है, लेफ्ट टेबल का वो डेटा जो कि राइट में नहीं है। जैसे कि अगर मैं इमेजिन करूं तो ऊपर हमने ये टेबल बनाई थी, हाँ, इसमें मान लेते हैं कस्टमर 5 भी है, ठीक है। अगर मुझे निकालना है वो कस्टमर्स जिन्होंने कभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, मतलब उन्होंने अकाउंट बना लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, साइन अप वगैरह सब कर लिया, पर कभी कुछ प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, तो मुझे उन कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने कभी कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। तो मैं उस केस में यहाँ पे लेफ्ट एंटाई का यूज करूंगी, यानी कि लेफ्ट टेबल का वो डेटा जो कि राइट में नहीं है, लेफ्ट टेबल का वो डेटा जो कि राइट में नहीं है ना। तो लेफ्ट एंटाई ऐसे केसेस में आएगा, और उसी के अपोजिट हमारे पास राइट एंटाई भी होता है, यानी कि राइट टेबल का वो डेटा जो कि लेफ्ट में नहीं है। इसी टाइप के हमारे पास यहाँ पे जॉइंस गिवन है, तो लेफ्ट आउटर से हमें पूरा पूरा रोज मिल रही है ना, कि पूरी पूरी रोज यहाँ पे मिल ही रही है, तो लेफ्ट आउटर हम लोग लगा देते हैं कि ट्रांजैक्शन का पूरा डेटा और प्रोडक्ट से जो भी मैचिंग आता जाए वो हमें चाहिए। जैसे इस पे ओके करूंगी तो हमारी प्रोडक्ट्स की पूरी टेबल उठ के यहाँ पे आ जाएगी। क्या पूरी टेबल की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि हम क्यों 2.5 लाख रोज क्रिएट करें इतने सारे कॉलम्स के, नहीं ना। हमें सिर्फ कॉस्ट चाहिए और रिटेल प्राइस चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो ओरिजिनल कॉलम का प्रीफिक्स ना ही यूज करो, मैं भी नहीं प्रेफर करती हूँ। लेट्स क्लिक ऑन ओके, और हमारे पास यहाँ पे रिटेल प्राइस आ जाएगी और कॉस्ट भी आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, मैंने क्यों रिटेल प्राइस निकाली और क्यों कॉस्ट निकाला। क्वांटिटी को अगर मैं रिटेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास सेल्स निकल के आ जाएगा,
है ना। तो उसके लिए हम लोग ऐड कॉलम में चलते हैं, क्वांटिटी पे चलते हैं, स्टैंडर्ड पे चलते हैं, मल्टीप्लाई पे चलते हैं। क्या किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है? नहीं, हमारी हर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, तो वैल्यू जो है नहीं लिखेंगे, कॉलम यूज करेंगे, है ना। वैल्यू की जगह पे कॉलम यूज करेंगे। कौन सा कॉलम? आपका प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस। इसको ओके करके नया कॉलम बनेगा जो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, जो कि हम रीनेम करके सेल्स लिखेंगे। फिर सिमिलरली हमारे पास आएगा यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। ये क्यों निकालेंगे? ताकि मार्जिन जान सकें कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ। तो फिर से स्टैंडर्ड पे चलते हैं, मल्टीप्लाई पे चलते हैं, सेल्स को नहीं मल्टीप्लाई करना है सॉरी, क्वांटिटी को चलते हैं एंड मल्टीप्लाई पे चलते हैं। अभी मैं इसमें कस्टम कॉलम्स नहीं समझा रही हूँ। देखो, कस्टम कॉलम फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें फिर एम लैंग्वेज यूज होगी। तो हम एम लैंग्वेज का ना यूज करते हुए, बट जो फीचर्स हमारे पास ऑलरेडी बेसिक क्लीनिंग के गिवन हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई पे चलते हैं एंड प्रोडक्ट कॉस्ट को यहाँ पे चूज करते हैं। इस पे मल्टीप्लीकेशन पे प्रोडक्ट कॉस्ट भी आ गई, तो कॉस्ट प्राइस सीपी आप लिख लो, है ना। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, एसपी भी हो गया, सेलिंग प्राइस भी हो गया, मतलब टोटल सेल्स हो गई। सेल प्राइस तो नहीं बोलेंगे, सेल्स हो गई, ठीक है। अब उसके बाद या सेल्स प्राइस भी बोल देते हैं, इसको एसपी ही बना देते हैं। अब उसके बाद अगर मैं एसपी माइनस सीपी करूंगी तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो स्टैंडर्ड पे चलते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? कॉस्ट प्राइस को। तो हमारे पास ओके करने पे एक नया कॉलम क्रिएट होगा जो कि होगा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप चाहो तो रिटर्न्स में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, प्राइस तो नहीं है, तो फिर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सेल्स निकालनी की कितना रेवेन्यू लॉस्ट हुआ है। तो फिर से मैं ये मेथड लगाती हूँ सो दैट जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही है फिर से आ जाएगी कि रिटर्न्स में हमें प्राइस लेके आना है। इस बार हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्राइस में उन लोगों ने खरीदा है वही प्राइस पे रिटर्न हुआ होगा। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, कॉमन कॉलम वुड बी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। लेफ्ट आउटर पे सारी रोज निकल के आ ही रही हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट पे चलते हैं और यहाँ से लेके आते हैं प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस। ओके पे क्लिक करेंगे एंड प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस इज ऑल्सो हियर। ओके पे क्लिक करेंगे एंड प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस इज ऑल्सो हियर। नाउ इन दोनों को अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लॉस्ट रेवेन्यू निकल के आएगा, या रिटर्न अमाउंट बोल देते हैं फिलहाल को। लॉस्ट रेवेन्यू आप लोग डैशबोर्ड में कंसिडर कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड पे चलते हैं, मल्टीप्लाई पे चलते हैं एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमें कॉलम यूज करना है कौन सा, क्वांटिटी। ओके करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पे आ गया आपका टोटल रिटर्न अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिटर्न अमाउंट भी हुआ। अभी आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने डेटा सेट के अंदर अलग अलग स्टेप्स पे जहाँ जहाँ क्लीनिंग रिक्वायर्ड थी वहाँ क्लीनिंग करी, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था ट्रांसफॉर्म किया, जहाँ नया कॉलम चाहिए था नया कॉलम बनाया, जहाँ पे नए कॉलम्स लाने थे दूसरे टेबल से वहाँ पे मर्ज का यूज़ किया, नई रोज जोड़नी थी तो अपेंड का यूज़ किया। ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं गाइस जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पे आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो। ये क्लीनिंग के आपके स्टेप्स हो गए। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि कैसे हमने इस डेटा को क्लीन किया है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। कंडीशनल कॉलम एक और कवर कर लेते हैं ताकि ये क्लैरिटी आ जाए कि यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे नया कॉलम बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो इमेजिन कर लेते हैं एक सिनारियो जहाँ पे अब लोग चाहते हैं कि इन लोगों के पास जो मेंबरशिप कार्ड है उनको हम लोग न्यूमरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करें। यानी कि अगर किसी के पास ब्रॉन्ज नॉर्मल है तो 1, ब्रॉन्ज है तो 2, सिल्वर है तो 3 और गोल्डन है तो 4 से डिनोट हो। इस केस में अगर मुझे ये नया कॉलम क्रिएट करना है तो मैं कंडीशनल कॉलम का भी यूज कर सकती हूँ जो कि ऐड कॉलम में है। कंडीशनल कॉलम क्या कहेगा कि हम मेंबर का कार्ड नंबर बोल लेते हैं, जिसमें हमारे पास कॉलम कौन सा है, मेंबरशिप कार्ड, जिसकी वैल्यू अगर यहाँ पे नॉर्मल के बराबर होती है तो उस केस में हमारे पास 1 लिखा हुआ है, या 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऐड क्लॉज करते हैं। अगर मेंबरशिप कार्ड की वैल्यू इक्वल टू है आपके ब्रॉन्ज से तो 3 लिखा हुआ है।
एक और क्लॉज ऐड करेंगे क्योंकि अभी हमें सिल्वर एंड गोल्ड भी देना है ना। तो मेंबरशिप कार्ड, इफ मेंबर कार्ड इज इक्वल की जगह पे आप और कुछ भी यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड्स विद, डज नॉट बिगिंस विद, ऐसे काफी सारे ऑप्शन है ना। तो ब्रॉन्ज मेंबरशिप कार्ड इज इक्वल टू सिल्वर, तो हमारे पास 2 लिखा आए और गोल्डन के लिए 1 लिखा आ जाए। इसको ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे नया आपके पास कॉलम होगा बेस्ड ऑन 4 3 2 1, जहाँ पे नॉर्मल में 4 लिखा हुआ है, ब्रॉन्ज में 3 लिखा हुआ है, सिल्वर में 2 लिखा हुआ है एंड गोल्डन में 1 लिखा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंडीशनल कॉलम भी यहाँ पे देख लिया है। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, योर रिक्वायरमेंट, डेटा की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हो। आप ये भी देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा बेटर एंड एफिशिएंट है कंपेयर टू एक्सेल। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम विद इन क्लिक्स कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूलाज याद करने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी चीज़ें ईजिली कर पा रहे हो। कॉन्सेप्ट्स नए हैं एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। गुड थिंग इज कि अप्लाइड स्टेप्स हमारे पास है, जो कि अभी तक हमने जो भी चेंजेस किए हैं डेटा पे, हर टेबल में अलग अलग टेबल पे अलग अलग रिकॉर्डिंग हो रही है इन चीज़ों की। एंड जैसे ही कभी कोई नया डेटा आएगा इन सोर्स के ऊपर, वो सारा हमारे डैशबोर्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको इसको क्लोज करना है एंड लोड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड। 2 ऑप्शन से क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू प्रेफर कीजिए जिसमें कि आपका डेटा मॉडल में भी जाए। अभी आज का सेशन सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर है तो हम मॉडल के बारे में नहीं बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपके पास एक ऑप्शन आएगा पॉपअप जिसमें आप टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो और ये डेटा को डेटा मॉडल में भी ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगी 1 by 1 ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आने लग जाएगा। टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू लोड क्योंकि काफ़ी सारा डेटा है ना हमारे पास, कंपेरेटिवली 2 लाख रोज ऑफ डेटा, 2.5 लाख रोज ऑफ डेटा के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। यस तो आप देखेंगे ट्रांजैक्शन में जैसे हमने एसपी, सीपी, प्रॉफिट मार्जिन ये सब निकाला था, ये सब हम लोग वापस चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो आपसे, जैसे कि वापस से डेटा क्लीन करना है, कुछ मिस हो गया, तो आप डेटा पे जाके गेट डेटा पे वापस से लॉन्च कर सकते हो पावर क्वेरी एडिटर को, वापस से अपने चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस थे, ये करेंसी होने चाहिए थे ना, रुपीज़ हैं, आई मीन डॉलर्स है, तो इस पे जाके हम लोग करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डबल डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा, करेंसी में कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन को भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली रिटर्न्स में भी हमारे पास करेंसी है, तो रिटर्न अमाउंट को भी हम लोग करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पावर क्वेरी एडिटर को यूज कर सकते हो आपकी क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए। काफ़ी सिमिलर है टू एक्सेल इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस, बट काफ़ी अच्छे और नए फीचर्स है इसके अंदर जो कि एक्सेल के अंदर नहीं है, और आपकी क्लीनिंग को काफ़ी बेटर और एफिशिएंट बना देता है, प्लस एंटायर प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। वंस आपने चेंजेस अप्लाई कर दिए तो क्लोज एंड लोड कर लीजिए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डेटा सेट्स आपको डिफरेंट चैलेंजेस मिल सकते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आफ्टर दिस ट्राई टू वर्क ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स एज वेल। अलग अलग डेटा पे क्लीनिंग सीखोगे तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, नई नई चीज़ें अप्लाई करने को मिलेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें पावर क्वेरी एडिटर के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कुछ क्लियर हुए हों। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।